का ताल्लुक राजस्थान की नट बिरादरी से ताल्लुक था। वो जोधपुर के नजदीक पेनन कस्बे के एक सरकारी अस्पताल की बतौर नर्स काम किया करती थी। लिहाजा अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी, किसी भी हद तक जा सकती थी। गांव के अस्पताल में ले देकर एक वही नर्स थी और वो भी ड्यूटी से ज्यादातर गायब रहती थी। पर मॉडलिंग और राजस्थानी एल्बम को सीडी बनाकर वो राजस्थानी फिल्मों की हीरोइन बनने का सपना पाले बैठी थी। नमस्कार, मैं हूं अदिति और आप सब देख रहे हैं खबरीलाल टीवी। आज हम बात करेंगे बहुचर्चित केस भवरी हत्याकांड मामले के बारे में। और ये साल 2011 का एक ऐसा मामला था जिसने सियासत, सीडी, सेक्स और संबंध के भंवर में भवरीलाल के जीवन में ला दिया था भूकंप और भूचाल। वैसे देश का चर्चित भवरी देवी हत्याकांड एक बार फिर से अब सुर्खियों में आ चुका है, क्योंकि हाईकोर्ट ने गुरुवार को आदेश जारी करते हुए भवरी देवी के बच्चों को उसकी पेंशन और रिटायरमेंट समेत सरकारी सेवा से जुड़े सभी लाभ देने के आदेश जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट के माननीय जज अरुण जी ने इस संबंध में फैसला सुनाया है और उन्होंने चिकित्सा विभाग को भवरी देवी के 1 सितंबर 2011 से बकाया सेवा पर लाभ और नियमित पेंशन बकाया जो था उसे 4 महीने में ब्याज समेत देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही यह भी आदेश जारी किए हैं कि भवरी के पति अमरचंद का जो हिस्सा है डिपार्टमेंट के पास रहेगा तब तक जब तक उसके पति को बेल नहीं मिलती, तब तक ये हिस्सा उनके पास रहेगा। अमरचंद जो है इसी हत्याकांड में अभी जोधपुर जेल में बंद है। भवरी देवी से जुड़े मामले में उसकी हत्या 1 सितंबर 2011 को ही मानी गई है। भवरी देवी सरकारी अस्पताल में एएनएम थी। चिकित्सा विभाग ने भवरी देवी को मृत मान उसके बेटे साहिल को 2016 में अनुकंपा नियुक्ति तो दे दी थी, लेकिन भवरी देवी से जुड़ी नियमित पेंशन और सरकारी सेवाओं के लाभ देने से मना कर दिया था। चिकित्सा विभाग की तरफ से तर्क दिया गया था कि उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। ऐसे में उसकी दोनों बेटियां, जो दोनों बेटी थी अश्विनी सुहानी और बेटा साहिल, 2018 में हाई कोर्ट में एक याचिका पेश की गई थी। याचिका में बताया गया कि चिकित्सा विभाग ने भवरी देवी की मौत मानकर बेटे को तो नौकरी दे दी, लेकिन जब भवरी देवी के बकाया सेवा पर लाभ और नियमित पेंशन और रिटायरमेंट के प्रलाभ के लिए कहा गया तो सर्टिफिकेट नहीं होने का हवाला देकर उन्हें मना कर दिया गया। इस पर बेटों और बेटियों की तरफ से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कलेक्टर से अपील की जाती है, जहां से तहसीलदार को आदेश भी दिए थे। पिपाड़ सिटी तहसीलदार की तरफ से रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर को भेजी जाती है और इसी आधार पर डेथ सर्टिफिकेट बना। और जब 5 साल के बाद इस मामले में फैसला आया, आखिर ये भवरी देवी हत्याकांड था क्या, तो चलिए तफसील से मैं आपको बताती हूँ। एक नर्स ने कहा कि उसके पास एक सीडी है, एक ऐसी सीडी जिसमें एक कैबिनेट मंत्री है और एक विधायक की नंगी करतूत कैद है, और अगर यह सीडी आम हो गई तो 3 दिन के अंदर राज्य की सरकार गिर जाएगी। पर इससे पहले कि सीडी आम होती खुद नर्स ही गायब हो गई। ये कहानी है भवरी देवी की, जिसने राजस्थान के सियासी गलियारों में वाकई ही भूचाल ला दिया। भवरी देवी का ताल्लुक राजस्थान की नट बिरादरी से ताल्लुक था। वो जोधपुर के नजदीक पेनन कस्बे के एक सरकारी अस्पताल की बतौर नर्स काम किया करती थी। पर मॉडलिंग और राजस्थानी एल्बम को सीडी बनाकर वो राजस्थानी फिल्मों की हीरोइन बनने का सपना पाले बैठी थी। लिहाजा अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी, किसी भी हद तक जा सकती थी। गांव के अस्पताल में ले देकर एक वही नर्स थी और वो भी ड्यूटी से ज्यादातर गायब रहती थी। लिहाजा गांव वालों की शिकायत पर भवरी देवी को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। भवरी देवी ने ऐलान किया था कि उसके पास एक ऐसी सीडी है जिसके बाहर आ जाने पर, वो एक ऐसी सीडी जिसके बाहर आने पर राजस्थान की सरकार
3 दिन के अंदर गिर जाएगी। मगर आखिर क्या था उस सीडी में कि देश की एक राज्य सरकार को गिराने की धमकी दी जा रही थी उसके बेस पर। ऐसा क्या था उस सीक्रेट सीडी में कि नेताओं के हाथ पांव फूलने लग गए थे। और ऐसा भी क्या था कि जिसके पास सीडी थी वही औरत रातों रात गायब हो गई। भवरी देवी की नौकरी जा चुकी थी, लेकिन उसकी खूबसूरती के चर्चे जोधपुर से जयपुर तक होने लगे थे। वो नौकरी बचाने के लिए इलाके के विधायक मलखान सिंह के पास गई। मलखान सिंह ने उसे जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा के पास ले गए। फिर दोनों ने कलेक्टर से भवरी देवी की सिफारिश रंग भी लाई। भवरी देवी का नेम जो सस्पेंशन में था वो ना सिर्फ रद्द हुआ, बल्कि उसे नई पोस्टिंग अपने घर के और नजदीक जालीवाला में उसके सरकारी अस्पताल में मिल गई। अब भवरी देवी मलखान सिंह और महिपाल की नजरों में चढ़ चुकी है। वक्त के साथ साथ वो इन दोनों के और करीब गई। दोनों नेताओं से मिलने के बाद भवरी को सत्ता की ताकत का एहसास हो चुका था। मलखान और मदेरणा की वजह से उसकी मुलाकात धीरे धीरे बाकी नेताओं से होती गई और फिर देखते ही देखते मामूली सी 7-8 हजार की तनख्वाह पाने वाली भवरी देवी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, तब्दील हो गई। उसने नया घर बनवाया, नई गाड़ी खरीदी, बेटे और बेटी का दाखिला नामी गिनामी स्कूल में करवाया। यह सुनने में चाहे कितना ही अजीब क्यों ना लगे, लेकिन इनमें हमेशा से गहरा रिश्ता है और हकीकत भी यही है। सत्ता के नशे में जो नेताओं के दामन पर जब दाग लगता है, हर बार किसी ऐसे ही रिश्ते की हकीकत एक नई कहानी के साथ सामने आ जाती है। नर्स भवरी देवी और उसकी सीडी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। नेताओं की सोबत में आते ही अब भवरी पूरी तरह से सत्ता के इर्द गिर्द थी। बगैर ड्यूटी पर जाए हर महीने तनख्वाह उसके घर आ जाया करती थी। मदेरणा से उसके रिश्तों को लेकर बातें होने लगी, लेकिन मामला सत्ता का था तो सभी ने चुप्पी साध रखी थी। साल 2010 भवरी ने सत्ता का खूब सुख भोगा। अब अचानक बात बिगड़ गई। भवरी की ख्वाहिश बेलगाम हो गई। अब तो मलखान सिंह और मंत्री मदेरणा के साथ अपने रिश्तों के एवज में सीधे विधानसभा का टिकट मांग बैठे। आज जाकर छोटी बड़ी खबर के मुताबिक दोनों ने इसके बाद मना कर दिया। बस इसी के बाद भवरी ने रिश्ते के उन पलों की सीडी बनाने का फैसला किया और मंत्री मदेरणा इस जाल में फंस गए बुरी तरह। भवरी ने दोनों नेताओं को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। दोनों ने फौरन भवरी से दूरी बना ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई महीनों तक मंत्री मदेरणा और विधायक मलखान सिंह भवरी से भागते रहे, भवरी से बचते रहे। इस बात का एहसास खुद भवरी को भी होने लगा था। लिहाजा एक रोज वो अचानक जयपुर पहुंच गई, बीजेपी के कुछ विधायकों और नेताओं से मिली और इसके साथ ही सब कुछ बदल गया। जुलाई 2011 की बात है। भवरी देवी जब मलखान और मदेरणा के संपर्क में नाकाम रही तो वह एक दिन सीधे जयपुर में मंत्री मदेरणा के सरकारी बंगले पर पहुंच गई। वहां मदेरणा ने उसे धमकाकर भगा दिया। आहत होकर भवरी ने मदेरणा पर दबाव बनाने के लिए जयपुर में ही बीजेपी के कुछ नेताओं से मुलाकात की और उन्हें पहली बार उस सीडी के बारे में बताया। जी हाँ, वही सीडी की खबर जयपुर के राजनीतिक गलियारों से होते हुए मीडिया तक तो आखिरकार पहुंच ही चुकी थी और अचानक मंत्री महिपाल, विधायक मलखान सिंह और भवरी देवी के बीच तमाम गिले शिकवे जो थे वो दूर हो गए। तीनों में अब समझौता हो चुका था। इसके बाद फिर से तीनों के बीच में बातचीत होना शुरू हो गई। ये भी कहते हैं कि मजबूर होकर मदेरणा ने भवरी देवी को सीडी के बदले 60 लाख रुपए देने का वादा कर लिया था। ऐसा आज तक में छपी खबर में लिखा गया है। बहरहाल भवरी ने अगस्त 2011 में अपनी कार बेची थी। उसी का बकाया कुछ लाख रुपए देने के लिए 1 सितंबर को सोहनलाल नामक व्यक्ति ने भवरी को फोन कर अपने घर बुलाया। भवरी उसी दिन पैसे लेने के लिए अपने घर से निकली और फिर कभी भी अपने घर वापस लौटी ही नहीं। घर वालों ने हर तरफ भवरी को ढूंढा।
भवरी देवी का कोई सुराग नहीं मिला। इसके जो उसके पति हैं उन्होंने फिर पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी। भवरी देवी के पति अमरचंद ने अपनी बीवी की गुमशुदगी के लिए राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री महिपाल मदेरणा को जिम्मेदार ठहराकर सत्ता के गलियारों तक के जो गलियारे थे उसमें हड़कंप मच गया। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस हरकत में भी आ गई। शक के घेरे में मंत्री और विधायक भी थे, लिहाजा पुलिस हर कदम फूंक फूंक कर रखा करती थी। पुलिस को जांच में पता चला कि 1 सितंबर को भवरी आखिरी बार जोधपुर में देखी गई। इसके बाद उसके मोबाइल फोन का रिकॉर्ड जोधपुर में उसकी मौजूदगी दिखा रहा था, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। मामला बढ़ता देखकर राज्य सरकार ने दबाव में आकर इस मामले की जांच राजस्थान पुलिस से लेकर सीबीआई तक को सौंप दी। अब सीबीआई के सामने सबसे अहम सवाल था कि आखिर भवरी को सीडी के भंवर में किसने फंसा रखा था, उस सीडी में ऐसा क्या था, और उस सीडी को लेकर भवरी ने ऐसा क्यों कहा था कि अगर ये सीडी चल पड़ी तो 3 दिन के अंदर अंदर राजस्थान की सरकार गिर जाएगी। सीडी के सच को समझने के लिए भवरी को जानना बहुत ही जरूरी था। एक मामूली सी नर्स भवरी की असल जिंदगी में क्या हैसियत है और रुतबा क्या था, उसको परखना बहुत ही जरूरी था, और उसे परखने के लिए आखिरकार सीबीआई मंजिल तक पहुंच ही गई। गुमशुदगी के ठीक 126 दिन बाद पता चला कि नर्स भवरी देवी अब मर चुकी है। दरअसल भवरी से कार खरीदने वाला मोहनलाल बिश्नोई विधायक खान सिंह का भांजा, उसी ने भवरी देवी को फोन करके बुलाया था और सीडी के बदले 60 लाख रुपए लेने और उसे बिलाड़ा जाना पड़ेगा, लेकिन रुपए उसे तब मिलेंगे जब राजू भाई सीडी की असलियत परख लेंगे। 1 सितंबर को ही भवरी बस से भिलवाड़ा गई। वहां एक बुलेरो जीप में राजू और उसका एक साथी भवरी का इंतजार कर रहा था। यह राजू कोई और नहीं बल्कि राजस्थान का खूंखार अपराधी शहाबुद्दीन था, जो राजू बनकर सीडी का सौदा करने आया था। भवरी अब सोहनलाल और शहाबुद्दीन के बुने जाल में अब फंस चुकी थी। राजू ने गाड़ी के सीडी प्लेयर में 52 मिनट की पूरी फिल्म देखी। इस दौरान जीप लगातार सड़क पर फर्राटे भरती रही। जीप के पीछे सोहनलाल एक स्विफ्ट कार में चल रहा था ताकि भवरी को किसी भी तरह का शक ना हो। शाम होते ही भवरी ने शहाबुद्दीन से पैसे मांगे, लेकिन राजू ने आनाकानी करने पर भवरी देवी को शक हो गया। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। यह देखकर सोहनलाल भी बुलेरो के अंदर आ गया और इन तीनों ने भवरी को जीप की सीट के नीचे लेटा दिया और जूतों से रौंद कर भवरी देवी को मौत के घाट उतार दिए। इस साजिश के बीच की कड़ी थी सेहरा वह मलखान सिंह और महिपाल मंदेरणा। सोहनलाल ने पिपाड़ इलाके में लाश जो है बचना राम बिश्नोई के हवाले कर दी। अब बारी थी भवरी की लाश को ठिकाने लगाने की। लिहाजा बिश्ना राम लाश को जलड़ी जंगल में लोहावट नहरी पुलिया पर ले गए और वहीं से लाश को जला दिया। सीबीआई ने बाद में जो खुलासा किया उसके मुताबिक भवरी के कत्ल की पहली कड़ी विधायक मलखान सिंह और दूसरी कड़ी पूर्व कैबिनेट मंत्री महिपाल मंदेरणा था। भवरी सीडी के जरिए मंत्री मंदेरणा को ब्लैकमेल कर रही थी और उस सीडी में मंत्री आपत्तिजनक हालत में भवरी देवी के साथ था। इस मर्डर केस से जुड़ी सभी लोग मलखान और मंदेरणा के लोग थे। बाद में महिपाल मंदेरणा को ना सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा बल्कि जेल तक जाना पड़ा। वही हाल मलखान सिंह का भी हुआ था। तो यह थी भवरी देवी की पूरी कहानी, पूरी जीवन लीला की कहानी। इस केस में आपका क्या कहना है? इस केस के ऊपर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और बाकी देश और दुनिया की खबरों को देखते रहिए और बने रहिए खबरीलाल टीवी के साथ। मैं अदिति कैमरामैन सनी के साथ। धन्यवाद।